Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our class. The subject name is High Voltage Engineering, and for technology student, it is High Voltage Technology. Okay. So in this lecture, I will study that what is mean by the high voltage and what is the need of using the high voltages and what are the different ranges and why we need to transmit the high voltage instead of the low voltages. Okay, so and then what are the problems in introducing the high voltage and transmitting it. So and what is mean by the corona losses, that is, and these are emerges due to the high voltage. Okay, so and the dielectric effects produced by the high voltage. So we will study all of these topics in this subject. Okay, so let's start. High voltage engineering is the science of planning, operating, and testing high voltage electrical devices and designing the insulation coordination in order to ensure the reliable operation of the power network. High voltage engineering provides the access to electrical energy for consumers far away from power generation unit. This branch of science develops and optimizes operating characteristics of internal and external insulators. ओके, सो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फार अवे कंज्यूमर्स हैं, लोड है, तो उन तक पावर को पहुंचाने के लिए हम ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज़ करते हैं और ट्रांसमिशन के लिए हम हाई वोल्टेज का सहारा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हाई वोल्टेज में फिर हाई वोल्टेज जनरेशन से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग है, फिर उसकी ऑपरेशन है और टेस्टिंग है। ओके, सो ये एक पूरी एक साइंस है और हम इस सब्जेक्ट में हाई वोल्टेज जो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन्स हैं दैट इंट्रोड्यूसेस ड्यू टू द हाई वोल्टेज, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम हाई वोल्टेज जनरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर जनरेशन में भी थ्री टाइप्स हैं, यानी हाई वोल्टेज एसी जनरेशन जिसे HVAC कहते हैं, हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन और हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेशन। ठीक है। अब AC DC की तो समझ आ गई, मगर इम्पल्स क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। इम्पल्स एक्चुअली द वेरी हाई वोल्टेज फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी अच्छी एग्जांपल जो है वो लाइटनिंग है। जो थंडर लाइटनिंग है, आप लोग देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है फॉर अ वेरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कुछ यूँ बनेगा। ठीक है, ये यानी बहुत हाई वोल्टेज बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, कम दौरानी के लिए। सो इसको हम फिर हाई वोल्टेज इम्पल्स, इसकी जनरेशन भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, हाई वोल्टेज जनरेशन होगी। ठीक है। हाई वोल्टेज टेस्टिंग होगी। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। ओके, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो खैर इसके वो नहीं है, मगर सेफ्टी थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे कि सेफ्टी वो क्या है। ठीक है। लाइटनिंग के बारे में हम पढ़ लेंगे और इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलेटर्स हमारा जो है वो मेन वो होगा, टॉपिक होगा। इंसुलेटर्स क्यों इंट्रोड्यूस होंगे वो भी हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है। सो ये तो हुआ पहला स्लाइड। ठीक है। अच्छा, कुछ रेंजेस हैं हाई वोल्टेज की, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। सही। सो लो वोल्टेज 100 टू 1000 वोल्ट, मीडियम वोल्टेज 1 kV टू 100 kV, हाई वोल्टेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो फिर हाई वोल्टेज में भी हम हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ये तीनों हाई वोल्टेज की उसमें कैटेगरीज में आते हैं। 100 kV से अनवर्ड जितने भी होंगे वो यानी हाई वोल्टेज की कैटेगरी में आएंगे। सही। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान में जो मैक्सिमम ट्रांसमिटेड वोल्टेज है पाकिस्तान में वो कितना है, 500 kV है।
सही है, 500 किलो वोल्ट मैक्सिमम ट्रांसमिटेड वोल्टेज इन पाकिस्तान। सही, ओके। बाकी कंट्रीज़ में से भी ज़्यादा है, यानी रशिया के बारे में मैंने सुना है कि वो 1000 से एबव है, 1000 केवी से एबव है। सही, सो इस तरह। अच्छा, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ जनरेटिंग यूनिट्स हैं वो क्या करती हैं कि वो एक सेंट्रल अपनी जनरेशन सेंट्रल पॉइंट को प्रोवाइड करती हैं, और एनपीसीसी इनका वो है जो कि सेंट्रल यूनिट है, इस्लामाबाद में है। यानी जो यानी हाइडल हैं वो भी सेंट्रल, ठीक है, डिस्पैच इसको प्रोवाइड करती हैं। जो न्यूक्लियर हैं वो भी इधर ही प्रोवाइड करती हैं। जो थर्मल जनरेटिंग यूनिट्स हैं जेनकोस, वो भी इधर प्रोवाइड करती हैं। अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर से या इस तरह वो आ रही हैं तो वो भी इधर ही प्रोवाइड होती हैं। इसके अलावा ये देखें, ये जेनकोस के थर्मल इन्होंने अलग लिखे हैं, और आईपीपीज़ के थर्मल जो हैं उन्होंने अलग लिखे हैं। तो आईपीपीज़ के बारे में आप लोगों को पता भी होगा कि आईपीपीज़ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो कि प्राइवेट पावर को प्रोड्यूस करती हैं, और ये फिर जो है यानी गवर्नमेंट पे ही इसको बेचती है, और वो फिर इनसे यानी सेल करके तो वो आगे प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये भी थर्मल यूनिट्स हैं मगर ये प्राइवेट हैं, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। यहाँ पे सारा इकट्ठा होकर फिर जो है ये डिस्पैच किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज़ हैं, डिस्कोज। डिस्कोज में यानी अब देखिए मुख्तलिफ वो लिखे हैं इन्होंने, तो डिस्कोज में पेशावर जो वो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसको टेस्को कहा जाता है। ठीक है, जो लाहौर का है उसको लेस्को कहा जाता है, जो ट्राइबल एरिया का है उसको टेस्कोस कहा जाता है। ठीक है ना, इस तरह मुख्तलिफ वो हैं। मुल्तान वाले को मैपको कहा जाता है। ठीक, सो ये मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स हैं, इनको दिया जाता है और फिर ये आगे जाके कंज्यूमर्स पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सही, यहाँ पे जो सारे सेंट्रल पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं एनटीडीसी, ठीक है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो ये क्या करती हैं कि यही पूरा हिसाब किताब लगाती हैं। लोड मैनेजमेंट जो होती है वो भी यहाँ से होती है, और इनको पता होता है कि अभी जनरेशन कितनी हो रही है और शॉर्टफॉल अभी कितना है, तो शॉर्टफॉल का भी इनको अंदाज़ा होता है। सही, यानी पूरा कंट्रोल यूनिट और मॉनिटरिंग यूनिट इनके पास होता है, ये इस्लामाबाद में है। सही, और इसके बाद ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। सही, ये तो सिर्फ वैसे आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है। अच्छा, अब हम आते हैं हाई वोल्टेज की तरफ। सही, अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल हम दो केसेस पढ़ लेंगे जिससे आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी कि ये हाई वोल्टेज क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। सही, सो अच्छा, ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि जो जनरेशन होती है, फॉर एग्जांपल थरबेला में ये जनरेटर है, और इसकी जो जनरेशन होती है वो 11 केवी पे होती है, 11 किलो वोल्ट। ठीक है, फिर उसको हम इस तरह करते हैं कि स्टेप अप करते हैं और 11 केवी से इसको 11 केवी ओब्लिक 500 केवी वो होता है ट्रांसफार्मर होता है। दिस इज़ द ओनली स्टेप ट्रांसफार्मर थ्रू आउट द पावर सिस्टम, द ओनली स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके बाद जो सारे हैं वो सारे स्टेप डाउन हैं। ठीक है, 500 केवी डाउन टू हाउ मच, 132 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है। ठीक है, 220, सॉरी, इसके बाद जो पाकिस्तान में होता है वो 220 है। ठीक है, 220 यहाँ पे किधर किधर है आपको पता है, मर्दान में है। ठीक है, और बनू में है,
दाऊद शाह में है, इस तरह और भी जो वो हैं वो भी अपग्रेड हुए हैं 132 से 220 के में, ठीक है। सो 220 फिर उसके बाद फिर डाउन 220 से 132 फिर डाउन इस तरह, और होते होते फिर हम 11 की तरफ 11 के वी ओब्लिक 220 वोल्ट्स उस ट्रांसफार्मर की तरफ हम आ जाते हैं। ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? ये वही ट्रांसफार्मर होता है जो कि आपके स्ट्रीट का ट्रांसफार्मर है, यानी आपके स्ट्रीट में जो लगा हुआ ट्रांसफार्मर है वो कौन सा होता है? 11 kV टू 220 वोल्ट्स, यानी 11 kV फीडर, ठीक है, फीडर लाइन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो होता है वो 220 वोल्ट्स होते हैं। अच्छा, तो अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे वोल्टेज को प्रोड्यूस किया 11 kV पे, और फिर जो है इसी 11 kV को यहाँ पे हमने हासिल किया, ठीक है, मुख्तलिफ स्टेप्स से, यानी इसको अप किया 500 kV पे, फिर डाउन 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 उसी पे लेके गए जहाँ से हमने अप किया था। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर 11 kV पे ही जनरेशन हो रही है तो इसको डायरेक्टली, यानी इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, और सिर्फ ये वाहिद ये वाला जो ट्रांसफार्मर है इसको रहने दें, ठीक है, और इसको इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। ये भी 11 kV पे जनरेशन हो रही है, यहाँ पे भी 11 kV ही मिल रही है इसको, तो इसको यहाँ से लें और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो बीच में सिर्फ ट्रांसफार्मर डिलीट नहीं होंगे बल्कि मुख्तलिफ जो ग्रिड स्टेशन हैं, यानी ये एक पूरा एक ये सिर्फ ट्रांसफार्मर नहीं है, ये पूरा ग्रिड स्टेशन है, इसको सब स्टेशन भी कहते हैं, और पूरी इसमें अरेंजमेंट होगी, प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, ठीक है, और रिले रूम और सारा, ठीक है ना, स्विचिंग के लिए, और जो जो भी एसोसिएटेड इसके वो हैं कंट्रोल यूनिट्स हैं वो होंगे, तो वो भी सारे डिलीट हो जाएंगे, और हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन हम बिछा देंगे, और हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत से कॉस्ट से हम बच सकते हैं। ये सो नाउ द अपर case is case 1, for example. This is case 1 for you, which is the existing system, and case 2 is the proposed system from my side. Okay, case 1 is the case that is already been introduced in many countries, in all of the countries, you know. So why not we are introducing this case, that we are directly connecting the generation plant transformer with that transformer that is uh, connected or installed in our street. So we will get rid of all these transformers and the substation that are coming in the way. Okay, so that is the proposed case 2. Okay, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें, ये केस 1 है, इसमें अच्छा ये केस 1 ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केस नहीं है, केस 1 इज़ माय प्रोपोज्ड केस, ये प्रोपोज्ड केस है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया तो वो उसको करेक्ट कर लें। ये प्रोपोज्ड है, केस 1 इज माय प्रोपोज्ड, ठीक है, और ये जो है एग्जिस्टिंग है, यानी हम अगर हम 220 kV को 11 kV को डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे स्ट्रीट ट्रांसफार्मर से, तो 11 kV तो आपको पता है वो हाई वोल्टेज में नहीं आता, यहाँ पे हम हाई वोल्टेज से बच जाएंगे, हाई वोल्टेज यहाँ पे नहीं होगा फिर, और यहाँ पे है हाई वोल्टेज, क्योंकि 500 kV पे आप जाएंगे 220 kV तो वो सारा हाई वोल्टेज की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे 11 kV को 11 kV ही से कनेक्ट किया गया है, तो ये फिर हाई वोल्टेज की कैटेगरी में नहीं आते, हम हाई वोल्टेज को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। सो अब इन केसेस को समझने की कोशिश करें। ये है
जनरेटर जो कि फॉर एग्जांपल तरबेला पावर प्लांट में लगा हुआ है, और ये जनरेशन कर रहा है 11 मेगावाट। और आपको पता है जनरेशन वाट्स में होगी 11 मेगावाट, सही। और जो वो होंगे इसकी जो इसका जो वोल्टेज है वो है 11 केवी। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक लाइन हम वो करेंगे, ठीक है, इंस्टॉल करेंगे। और वो लाइन जो है यानी यहाँ पे स्ट्रीट ट्रांसफार्मर से जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, और इसकी रेटिंग क्या होगी 11 केवी टू 220 वोल्ट, सही। ओके, अब इसकी करंट की कैलकुलेशन हम करते हैं कि करंट यहाँ पे कितना ट्रांसमिट होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा, सही। सो जनरेशन आपको पता है ज़्यादा पावर की हो रही है 11 मेगावाट, और वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है 11 केवी। तो P इज इक्वल टू वी आई, फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। और I जो होगा वो आपको पता है P डिवाइडेड बाई V के बराबर होगा। तो P कितना है, P है हमारे पास 11 मेगावाट, और 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मैं कह देता हूँ, मेगा का 10 पावर 6, ठीक है। और यहाँ पे है 11 केवी यानी 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन करें, 11 11 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो 10 पावर माइनस 6 माइनस 10 पावर माइनस 3, तो इससे आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3 यानी 1000। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर इतने पावर इतनी वोल्टेज को यानी मेंटेन रखता है, तो फिर इसने जो करंट ट्रांसमिट करनी होगी वो कितनी होगी 1000 एम्पेयर। 1000 एम्पेयर इज़ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, बहुत ज़्यादा करंट है, ठीक है। और अब सिर्फ इतने ज़्यादा करंट को अगर आप ट्रांसमिट करेंगे, तो ये तरबेला से पेशावर तक फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाइन बिछाएंगे, तो आपको पता है कि जितना करंट बढ़ता है उतना उसके साइज़ ऑफ द कंडक्टर भी बढ़ता है। यानी अगर आप आम उसमें देखें, अपने ऑब्जर्वेशन में देखें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनकी वायरिंग बहुत ही यानी थिन होती है, उसका डाया बहुत ही थिन होता है। फिर जो आम अप्लाइंसेस हैं यानी फ़ैन हो गया या एलईडी बल्ब्स हो गई या इस तरह, ठीक है। सो इनकी इनकी जो वो है इनके लिए जो वायर होती है कंडक्टर, उसका साइज़ उस इलेक्ट्रॉनिक से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी जिस तरह आप कहते हैं 729 या इस तरह, ठीक है। सो अब जो पावर प्लग्स हैं, जो पावर लाइंस हैं, यानी आपकी होगी आयरन के लिए या एसी के लिए, एयर कंडीशंस के लिए, स्प्लिट के लिए, तो इनकी जो वायरिंग होती है वो फिर, या वेल्डिंग के लिए जो आप वायर यूज़ करते हैं, तो उसकी साइज़ ज़्यादा होती है। जितना करंट बढ़ेगा उतना जो है वो साइज़ भी बढ़ेगा, सही है। फिर आप 736 यूज़ करते हैं या इस तरह, उससे भी ज़्यादा, ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जब आप इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे, ये वैसे फ़िलहाल मैं इस स्लाइड को अभी वो गो थ्रू कर रहा हूँ, बाकायदा हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह साइज़ रिड्यूस होगा या साइज़ बढ़ेगा, वो सारा कैलकुलेशन हम करेंगे, सही। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि अगर इस केस ये आप करेंगे, जो मेरा प्रोपोज केस है, तो इसमें आपने 1000 एम्पेयर को ट्रांसमिट करना होगा, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज है। और इस हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा यानी हाई डायमेंशंस या क्रॉस सेक्शन वाला कंडक्टर चाहिए होगा। अच्छा, बुक ने लिखा है कि कितना बड़ा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी अगर आप टेबल टेनिस का टेबल ले लें, और इस टेबल टेनिस के टेबल का को आप क्या कंसिडर कर लें, यानी उसको आप डाया कंसिडर कर लें। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेबल है,
ठीक है। टेबल टेनिस का टेबल तो आप लोगों सब ने देखा होगा। इसको आप डाई कंसिडर कर लें, ठीक है। तो इतने डाया का वो होगा, यानी कंडक्टर, एक कंडक्टर होगा। और फिर जब 3 कंडक्टर्स होंगे तो आप खुद सोचें। तो एक तो बात ये हो गई कि इसमें कंडक्टर साइज़ बहुत बढ़ेगा। 3 कंडक्टर होंगे, तीनों के साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। फिर ये है कि इनकी जो इंसुलेशन है, सेपरेशन, वो किस तरह होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरेक्शन है इनका, इसको किस तरह एक दूसरे से मैग्नेटिकली इंसुलेट करेंगे। फिर ये है कि इनको सपोर्ट कौन करेगा, यानी इनको सपोर्ट करने के लिए अभी जो आप लोग लाइंस देखते हैं 500 केवी के लाइंस के लिए कितना बड़ा टावर होता है, सही। ये तो ये वाले लाइंस हैं, इनके लिए इतना बड़ा सपोर्ट करने के लिए इतना बड़ा टावर लगा हुआ है। अगर आप 1000 एम्पेयर को करेंगे तो फिर वो कितना होगा, वो तो बस बिल्कुल यानी इमेजिन आप नहीं कर सकते, सही। और ये जो है यानी लेंथ वाइज भी कितना होगा, वेड्थ वाइज भी कितना होगा, सही है। इसकी सेपरेशन किस तरह होगी, ठीक है। अगर हम अंडरग्राउंड भी करना चाहें तो इसकी डिगिंग और फिर जो है यानी इसकी सेपरेशन, तो इसमें बहुत से मसले आते हैं। वो ये है कि कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इश्यूज भी बहुत आती हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए भी कोई वो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें आई स्क्वायर और लॉसेस, यानी अगर चूँकि करंट ज़्यादा होगा तो जो लॉसेस हैं वो स्क्वायर टाइम्स होंगी, ठीक है ना। अगर एम्पेयर 2 एम्पेयर लॉस, 2 एम्पेयर वो हो रहा है तो लॉस उसका 4 होगा, 2 होगा। अगर 4 एम्पेयर है उसका लॉस 4 होगा, यानी 16 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स नहीं, स्क्वायर टाइम्स, ठीक है ना। 2 टाइम्स और स्क्वायर टाइम में फ़र्क है। तो कहने का मकसद ये है कि जो लॉसेस होंगी वो भी स्क्वायर टाइम्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट भी बढ़ेगा, साइज़ भी बढ़ेगा, ठीक है। और लॉसेस भी ज़्यादा होंगी, एफिशिएंसी भी कम होगी। वो किस तरह, वो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे, सही। अच्छा, अब हम आते हैं केस 2 की तरफ, सही। केस 2 ये मैंने ब्लू से वो किया है और वो यही है जो कि एग्जिस्टिंग है, यानी 11। इसका भी हम यानी ये जो यूनिट है वो दोनों का सेम ले लेते हैं ताकि हमें कंपैरिजन आसानी से हो। अब इस तरह नहीं है आप कंपैरिजन में एक का एक रेटिंग ले लें, दूसरे की दूसरी रेटिंग ले लें, फिर आप कंपेयर करें तो वो कंपेयरिंग आप लोगों को मुश्किल होगी और आपको समझ भी नहीं आएगी। इसलिए मैंने जनरेटिंग यूनिट की जो रेटिंग है वो बिल्कुल सेम ली है, क्योंकि यहाँ पे भी वही तरबेला की वो हैं 11 मेगावाट और 11 केवी। मगर या इसके बाद इसको मैंने चेंज किया है और वो क्या है कि 11 केवी ऑब्लिक 500 केवी, यानी स्टेप जो प्राइमरी साइड है वो 11 है यहाँ से जो मिल रहा है इसको, और सेकेंडरी साइड उसका है 500 केवी। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके बाद मैंने आपको बताया वो सारे स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी हम देख लें, यहाँ पे कितना करंट, यानी यहाँ पे भी हमने करंट को कैलकुलेट किया था कि कितना करंट ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ पे कितना करंट ट्रांसमिट होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब वही फार्मूला P इक्वल टू वी आई इक्वल टू पी डिवाइड बाई वाई, ठीक है। तो P जो है वो क्या है 11 इंटू 10⁻⁶ है, ठीक है। और क्या है 500 यानी 0.5 इंटू 10⁻⁶ में ये क्या दूँगा 500 है ना। तो 2 ज़ीरोज़ और एक मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा 3 हो गए, तो 3 और किलो की 3 तो 6 हो गए, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। 11 डिवाइडेड बाय 0.5 आप कर दें तो इससे आएगा 22। यहाँ पे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं 1000 एम्पेयर्स, और इसी रेटिंग की जनरेटिंग यूनिट को का करंट अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 22 एम्पेयर्स,
जहाँ पे 22 एम्पेयर को ट्रांसमिट करना है, यहाँ पे 1000 एम्पेयर, तो काफ़ी बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए 22 एम्पियर को हम आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। इनका जो कंडक्टर साइज़ होगा इसके मुकाबले में काफ़ी कम होगा। जो सपोर्ट्स चाहिए होंगे टावर वाले, ठीक है, वो भी क्या होंगे, कम होंगे। सही है, ये लॉसेस भी कम हो जाएंगे। हाँ, लॉसेस भी बिल्कुल कम हो जाएंगे। सही है, आई स्क्वायर आर लॉसेस, क्योंकि करंट कम है, वैल्यू कम है, तो आई स्क्वायर लॉसेस भी कम हो जाएंगे। मगर यहाँ के अपने मसले हैं, यहाँ के अपने इश्यूज़ हैं। वो ये है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर में बस यही एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था बस। यहाँ पे ट्रांसफार्मर कॉस्ट बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर, यहाँ पे भी, यहाँ पे जिधर जिधर ग्रिड स्टेशन होंगे उधर उधर ट्रांसफार्मर्स होंगे। एक बात। दूसरा ये है कि ग्रिड स्टेशंस भी यहाँ पे, ये देखिए सब स्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे सब स्टेशंस होंगी। ठीक है, मगर अगर हम सब स्टेशंस को देखें या ट्रांसफार्मर को देखें तो ये इशू हमारे बस में है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे जो कंडक्टर साइज इतना काफ़ी बड़ा आ रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे रेंज से बाहर है कि हम इसको वो नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी टेक्निकली भी हम ये नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कहते हैं ये हमें कबूल है। ट्रांसफार्मर ठीक है, हम ट्रांसफार्मर ख़रीद देंगे, रजिस्ट्रेशन भी लगा देंगे, प्रोटेक्शन यूनिट्स भी लगा देंगे, कंट्रोल यूनिट भी लगा देंगे, डिस्प्ले यूनिट, सारा मॉनिटरिंग वो हम कर लेंगे, मगर हम इसको, ये हमारे बस में नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर हाई वोल्टेज, चूँकि आपने 500 केवी को स्टेप अप किया, तो इसलिए यहाँ पे आएगा हाई वोल्टेज की कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। सही। अच्छा, अब देखिए ये मैंने क्या लिखा है केस 1, ट्रांसमिशन वोल्टेज इज लो 11 केवी। ठीक है, but to transmit 11 megawatt power, transmission current will be very high, that is how much, 1000 ampere. Very high conductor size will be required to transmit this voltage. In case 2, to transmit the same power, wahi power hai of 11 megawatt, if you step up the voltage from 11 kV to 500 kV, then the transmission current will be reduced to 22 amperes only. So lower conductor size will be required to transmit 22 ampere of current. Okay, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है, कोई इशू तो नहीं है, मैं आगे बढ़ूँ। ओके, अब हम आते हैं बारी बारी जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, यानी कॉस्ट, ठीक है, और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, और इंक्रीज ऑफ ट्रांसमिशन कैपेसिटी और इंक्रीज ऑफ द सर्ज इम्पेडेंस। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो केस 2 में क्या होगा कि वायर का साइज़ वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 22 एम्पेयर्स होंगे तो ज़ाहिर बात है इसका साइज़ रिड्यूस होगा। टावर स्ट्रक्चर जो है वो भी ज़ाहिर बात है वो कम होगा। एफिशिएंसी जो है, इंक्रीज इन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉसेस कम हो जाएंगे, तो जब आई स्क्वायर आर लॉसेस कम हो गए तो ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, अभी इसके जो दूसरा सेशन है लेक्चर का उसमें हम करेंगे। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन आपको पता है कि यानी जितना हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उतना ही हम रिसीव करें। ठीक है, बीच में लॉसेस कम होंगी तो ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। सही, तो वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होगी क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, यानी आर, ठीक है, यहाँ पे ये डिपेंड करता है आई पे। सही तो जब आई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ई जो वोल्टेज ड्रॉप है इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, जब आई की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी कम होगी। वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू कम होने से वोल्टेज रेगुलेशन वो बेहतर हो जाएगी। सही, इसी तरह इंक्रीज इन ट्रांसमिशन कैपेसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वेयर के, तो
अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो पावर को ट्रांसमिट करने की जो कैपेसिटी है, सलाहियत है, वो भी बढ़ जाएगी। सही। केस वन में वोल्टेज लो है तो इसलिए ट्रांसमिशन की कैपेसिटी लाइन की वो भी कम होती है। ठीक है। इम्पीडेंस लोडिंग आपको पता है कि यानी सोर्स साइड पे इम्पीडेंस और लोड साइड पे इम्पीडेंस ये दोनों बराबर होना चाहिए कि ताकि बीच में लॉसेस ना हो। ये बीच में दो दो वो होती हैं, जेड एस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है। जेड लोड और ट्रांसमिशन, जेड ट्रांसमिशन। ठीक है, लाइन। तो अगर यहाँ पे लॉसेस कम होंगी तो फिर ये दोनों बराबर होंगे और इसको हम कहते हैं इम्पेडेंस मैचिंग। ठीक है। तो अगर ये लॉसेस ज़्यादा होंगे तो जाहिर बात है फिर इम्पेडेंस मैचिंग नहीं होगी। आइडियली ये इस तरह होता है। ठीक। ओके। सो एडवांटेजेस अभी हमने पढ़े भी हैं, मगर चलो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है वो इसको रीड आउट करते हैं। आप लोगों के लेक्चर के 2 सेशन होंगे। ठीक है। चूँकि हम जूम पे वो क्लास ले रहे हैं तो जूम का जो वो है वो 40 मिनट्स का होता है। ठीक है, एक सेशन। तो एक हम 40 मिनट का एक सेशन ले लेंगे, फिर हम इस तरह थोड़ा ब्रेक कर लेंगे 10 मिनट्स का, और फिर उसके बाद हम दूसरा सेशन लेंगे। ठीक है। So when the transmission is carried out at high voltage, the volume of the conductor material required is reduced. जब हाई वोल्टेज को आप ट्रांसमिट करेंगे तो कंडक्टर का जो साइज़ है यानी उसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। ठीक है। When the transmission is carried out at high voltage, overall cost of the conductor is reduced. ठीक है, कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, thus making it economical to transmit large amount of the power over longer distance economically. When the transmission is carried out at high voltage, the voltage drop in the transmission system is reduced. When the transmission is carried out at high voltage, losses in the transmission system are reduced. And similarly, the efficiency of the transmission system is enhanced. So we have to calculate these one by one in the upcoming slides. Okay. Now let's start with the volume, means the size of the conductor. Okay. So अब आप देखेंगे ये फार्मूला है P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, आपको पता है। और जब लाइन वो होता है, लाइन वैल्यूज 3 फेज के लिए, तो फिर आप √3 लिखते हैं। ठीक है। सो P इक्वल टू आई √3 आई वी कॉस फाई। ठीक है। P इज द ट्रांसमिशन इन वाट्स, line V is the line voltage, cos phi is the power factor of the load, I L is the, अच्छा ये L यहाँ पे नीचे है। ठीक है। L is the length of the line in meters, R is the resistance per conductor in ohms, rho is the resistivity of the conductor, and A is the area, cross sectional area of the conductor। अच्छा अब हमें पता है I is equal to P/3 √3 V cos I। ठीक है। और R का भी हमें पता है वो रो L/A के बराबर है। सही। तो अब हम वैल्यूज़ एक को लेंगे, और असल में इसमें V तो है मगर वॉल्यूम नहीं है, तो मैं किस तरह कंपैरिजन करूं कि V जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये भी V है, ये भी, इन दोनों में इनको कंफ्यूज नहीं करना, ये वोल्टेज है और ये वॉल्यूम है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि जब वोल्टेज को हाई होगा तो कंडक्टर का वॉल्यूम रिड्यूस होगा। इस फार्मूले में वोल्टेज तो है, इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो मैं किस तरह कंपैरिजन करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इंट्रोड्यूस वॉल्यूम इन दिस इक्वेशन, वॉल्यूम। ठीक है, ताकि मुझे कंपैरिजन आसान हो जाए। तो उसका पहला स्टेप ये है कि आप आर हमें पता है रो L/A के बराबर है। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे, अच्छा I²R, चूँकि 3 कंडक्टर्स हैं तो 3I²R ये पावर लॉसेस हैं। ठीक है। सो 3I, अभी इससे पहले हमने पढ़ा ये है
आई जो है पी जो है डिवाइड बाई √3 v cos फाइव, सही है। तो यहाँ पे वो आई की वैल्यू लिख दें, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दें, ये जी स्क्वायर भी आ गया। और आई स्क्वायर आर है तो आर की वैल्यू अभी हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि रो एल ओवर ए है, सही। अच्छा, ये स्क्वायर जब √3 पे अप्लाई होगा तो आपको पता है कि ये 3 हो जाएगा, और ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट पी स्क्वायर रो एल ओवर वी, दिस इज द वोल्टेज वी ए कॉस फाइव का स्क्वायर फाइव स्क्वायर की वजह से, यहाँ पे भी वी स्क्वायर है, ठीक है। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, यहाँ से आप ए को करें, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप देखेंगे ए यहाँ पे आ जाएगा, डब्ल्यू जो पावर लॉसेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, पी स्क्वायर ये ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कहते हैं, सही है। और जो 3 कंडक्टर्स हैं 3 फेज, तो इस 3 पर मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, तो 3 इंटू एरिया इंटू लेंथ। अब ये सारा क्या है, एरिया है, इस एरिया को लिया यहाँ पे लिखा ये पूरा, और मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये हुआ लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वो लेंथ इस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होके एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम, आप देखें वॉल्यूम का और वोल्टेज का रिलेशन आ गया, इसमें वॉल्यूम भी है और वोल्टेज भी है, ठीक है। और अगर आप इसको इधर ले जाएं, तो इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि, अच्छा चलो ये इसको अपनी हालत में रहने दें, और ये देखें कि जब v की वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ पे वी स्क्वायर है और वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो v जब आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम कम होगा। तो वो बात जो हम कर रहे थे वो अब इक्वेशन से भी प्रूव हो गई है, सही। और आप लोग देख सकते हैं कि ये इसके बढ़ने से ये कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सो सेशन आउट हो रहा है, वी आर लेफ्ट विथ लेस देन 1 मिनट। सेशन जैसे ऑफ हो जाएगा तो फिर मैं दूसरा लिंक सेंड करूँगा 10 मिनट्स ब्रेक के बाद, तो फिर आप लोगों ने वो ज्वाइन करना है, सही। यहाँ से देखें वी स्क्वेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, सो फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड फ्रॉम द अबव फार्मूला फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ दिस, यानी ये बाकी वैल्यूज को आप कांस्टेंट रखें। सो the conductor material required is inversely proportional to volume of the conductor is inversely proportional to the square of the transmission voltage and the power factor. In other words, greater the transmission voltage, the lesser is the conductor material required. सही। So mathematically it is proved that volume